Welcome back to our YouTube channel MZ Stories. गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। एपिसोड 11, शादी का खुलासा। क्या शादी? उसने ये इतना जोर से बोला कि आस पड़ोस बैठे लोग उसे देखने लगे। जब उसे समझ आया कि अभी उसने क्या किया है, उसने सबसे सॉरी कहा और वापस चेयर पर बैठ गई। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम क्या करना चाहती हो? तुमने खुद कहा था कि तुम अब रेहान से प्यार नहीं करती, तो अब ये सब क्या है? क्या वो सब झूठ था? तो सच क्या है? क्या तुम अब उससे फिर से प्यार करने लगी हो? आकृति, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? प्लीज मुझे बताओ। आकृति ने देखा कि आहाना उसके लिए बहुत परेशान है, तो उसने सच बताने का फैसला किया। वो आहाना, बात ये है कि आकृति की बात सुन आहाना तो सांस लेना ही भूल गई थी। उसकी आंखें नम थी। उसने कहा, आकृति, अब क्या करोगी? 5 साल पहले जो हुआ, क्या तुम उसे भूल जाओगी? क्या अब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? तुम कैसे रह सकती हो? आहाना की बात आकृति बखूबी समझ रही थी। वो कोई बेवकूफ़ नहीं थी। वो बहुत अच्छे से समझती थी कि वो रेहान के साथ जिंदगी नहीं बिता सकती। उसने कहा, कुछ दिन बाद मैं रेहान से डाइवोर्स ले लूंगी। आहाना ने जब सुना तो कहा, और तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें ऐसा करने देगा? उसने बहुत सोच समझकर ये प्लान बनाया है। वो तुम्हें डाइवोर्स नहीं देगा, देखना तुम। आकृति ने गुस्से से कहा, तू दोस्त किसकी है, मेरी या उसकी? मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। आकृति की बात सुन आहाना ने कहा, वो सब तो ठीक है, पर मयंक, अगर उसे इस बारे में कुछ भी पता चला तो वो रेहान से बेहिसाब नफरत करता है। वो नहीं सह पाएगा। समीरा को तुम्हारे और रेहान के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मयंक, वो कभी भी इस रिश्ते को नहीं मानेगा। वो नफरत करेगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, मैं जानती ही, पर जब तक मुझसे होगा मैं ये सच्चाई छुपाऊंगी जब तक मैं कर सकूं। ठीक है, चल अब वापस चलते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि आज मयंक को कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया, पर थोड़ी देर में वो आ जाएगा, तो तू जल्दी तेरे इस कल जन्मे पति को भगा। उसकी बात सुन आकृति उसे घूरकर देखने लगी। तो आहाना बात संभालते हुए बोली, अरे गुस्सा मत हो, मैंने कहा कि तेरे पतिदेव को भी भेजना पड़ेगा, वरना यहाँ दोबारा महाभारत चालू हो जाएगी। आकृति ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और आकृति ने एक कप चाय ली। तो आहाना चिढ़ाते हुए बोली, ओए ओए, तू तो अभी से उसकी पत्नी बन गई। क्या बात है मिसेज आहूजा? आहाना की बात सुन आकृति ने उसे घुरा और वहां से जाने लगी। तो आहाना भी उसके पीछे पीछे जाने लगी और बोलने लगी, मिसेज आहूजा सुनिए तो, कहाँ भाग रही है? उसकी आवाज सुन आकृति ने उसे गुस्से से घुरा और समीरा के रूम में चली गई। तभी एक औरत ने अपने पति से कहा, आपने सुना, किसी ने मिसेज आहूजा कहा? तो उस आदमी के पति ने कहा, अच्छा बहाना है, पर आज कोई नखरे नहीं, चुपचाप सारे टेस्ट करवाओ बगैर आनाकानी किए। उनकी बात सुन उनकी पत्नी ने अपनी गर्दन झुका ली और जी कहा, पर अपने मन में बोली, सुना तो था, मेरे कान मुझे धोखा नहीं दे सकते। जी हाँ, ये और कोई नहीं, रेहान के मोम डैड थे, मिस्टर कौशिक आहूजा और मिसेज सुगंधा आहूजा, जो अपना रेगुलर चेकअप करवाने आए थे। वहीं रूम में जब आकृति अंदर आई तो उसने देखा कि रेहान उसकी बहन से बातें कर रहा था और समीरा भी उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी। आकृति के अंदर आते ही रेहान का ध्यान समीरा से हटके आकृति पे गया, और उसने जब आकृति के हाथ में चाय देखी तो उसके फेस पर तो कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, पर उसका दिल उसे बार बार कह रहा था कि आकृति को जाकर चूम ले। पर उसने खुद के जज्बातों पर लगाम लगाए और ध्यान भटकाने के लिए टीवी देखने लगा। रेहान ने न्यूज चैनल लगाया। उस पर एक लेटेस्ट न्यूज आ रही थी, जिसकी हेडलाइन देख सब शॉक हो गए। अब तक आहाना भी रूम के अंदर आ गई थी। उसकी नज़र भी न्यूज चैनल की हेडलाइन पर रुक गई। रेहान के एक्सप्रेशन नॉर्मल थे, जिसे देखा आकृति समझ गई कि ये सब रेहान ने किया है। हेडलाइन थी, 5 लड़कों को बेरहमी से मारा गया,
पहले उनको 24 घंटे चाबुक से मारा, फिर उनके मेन पार्ट को काटकर उन्हें नगाही एक पेड़ से लटका दिया। न्यूज रिपोर्टर ने कहा, जनता जानना चाहती है कि आखिर इतनी दर्दनाक मौत क्यों दी। आप सभी लोग देख सकते हैं को इनके शरीर के एक ऐसा हिस्सा नहीं होगा जहां चाबुक मारा ना हो। शायद मारने वाले को इन पर कोई दया नहीं थी। क्या इन लोगों ने गलत किया था? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही साबित होगा और हमारे हाथ जैसे ही रिपोर्ट लगेगी हम हमारे दर्शकों को जरूर बताएंगे। रेहान ने टीवी बंद की और उसका फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन पिक किया और कहा, गुड जॉब, तुम्हारा इनाम तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा और हाँ, याद रखना इन 5 में से किसी का भी अंतिम संस्कार ना हो, इन्हें जंगलों में फिकवा देना। सामने वाले आदमी ने बस यस बॉस कहा और रेहान ने फ़ोन रख दिया। उसके फ़ोन रखते ही उसने मुड़ते हुए आकृति से कहा, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम से मीटिंग में जाना है तो हम बाद में मिलेंगे। फिर वो समीरा के पास गया और उसे फोरहेड पर किस किया और कहा, बच्चा अपना ध्यान रखना, और वहां से चला गया। आकृति ने अहाना की तरफ देखा तो पाया अहाना भी उससे है देख रही थी। फिर दोनों ने समीरा को देखा जिसका चेहरा थोड़ी देर पहले डरा सहमा था, उस पर अब खुशी थी। उसको आज बहुत खुशी महसूस हुई और ये खुशी वो बयां नहीं कर सकती थी। उसने देखा कि आकृति और अहाना उसे देख रही है तो उसने कुछ नहीं कहा। तभी वहां नज़ आई और समीरा को कुछ मेडिसिन दी और वहां से चली गई। मेडिसिन के असर से समीरा को नींद आ गई और वो गहरी नींद में सो गई। तभी रूम का दरवाजा खुला और वहां पर मयंक खड़ा था। उसने आकृति से कहा, दी ये कपड़े लो और रेडी हो जाओ, आपने कल से यही पहना है। अहाना ने कहा, ठीक है तो मैं भी निकलती ही क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है। अहाना वहां से चली गई और आकृति रेडी होने वॉशरूम चली गई। मयंक समीरा के पास बैठा उसके माथा सहला रहा था। थोड़ी देर में आकृति बाहर आई और मयंक से बोली, मयंक तुम घर जाओ, तुम्हारे एग्जाम टाइम है। मैं हूँ और वैसे भी मेरी नाइट शिफ्ट है तो मैं दिन में यही रुकूंगी और रात में तो मैं हूँ यहीं पर। उसकी बात सुन मयंक ने कहा, आकृति दी मेरे एग्जाम 10 से 12 बजे के बीच है और बहुत गैप भी है, तो आप एक काम कीजिए, आप अभी यहीं रुकिए और मैं जब एग्जाम से आऊँगा तो आप घर जाकर आराम करना, फिर रात में मैं घर चला जाऊँगा। आकृति ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। अभी सुबह थी और मयंक यहीं से एग्जाम के लिए जाने वाला था तो वो थोड़ी देर रुक कर चल गया। उसके जाने के बाद आकृति भी वही रूम में बैठी रही और जब 12:30 बजे मयंक वापस आ गया तो आकृति घर के लिए निकल गई। आकृति घर जाकर सीधे बेडरूम में जाकर सो गई। वहीं हॉस्पिटल में मयंक समीरा के पास बैठा था। समीरा पहले से बेटर थी, वो मयंक से बातें कर रही थी। कुछ टाइम बाद मयंक ने टीवी ऑन की तो उसने देखा कि एक न्यूज काफ़ी वायरल हुई है। समीरा ने भी देखा। वही न्यूज रिपोर्टर बोल रहा था, तो मेरे दर्शकों, जैसा कि हमने कहा था कि हमें जैसे ही पता चलेगा कि आखिर उन 5 लड़कों को क्यों मारा तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे। तो देखिए, एक कागज़ टीवी पर दिखाया जा रहा था, उस पर किसी की रिपोर्ट थी। ये उन्हीं 5 लड़कों की फॉरेंसिक रिपोर्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक उन 5 को बेरहमी से बेल्ट से पिटा गया, उनके मुंह में कपड़ा बांधा गया था और उनके सारे कपड़े भी निकाल लिए थे। उनके शरीर पर काफ़ी गहरे निशान थे, जैसे उन्हें लोहे की रॉड से मारा गया हो, और उन्हें मेन पार्ट को भी निकाल दिया। उन्हें ये टॉर्चर जब तक किया जब तक वो तड़प मर ना गए। डॉक्टर के मुताबिक इनके पोस्टमार्टम में ये भी बताया है कि इनके शरीर पर लड़की के नाखून मिले हैं और शरीर से कुछ टिश्यू मिले हैं, जिनके आधार पर ऐसा लग रहा है कि इन्होंने किसी का रेप किया है। आखिर किसने कानून हाथ में लिया और किसके साथ ये सब हुआ, ये बात किसी को पता नहीं है। कौन है ये इंसान जिन्होंने इस 5 को मारा? मयंक हैरानी से टीवी देख रहा था और समीरा के फेस पर स्माइल आ गई और समीरा ने मयंक को देखा और खुद से कहा, भाई मैं आपको बता देती पर मैं जानती हूँ कि आप नहीं मानते कि रेहान भाई अच्छे इंसान है। आज उन्होंने अपना प्रोमिस निभाया जो 5 साल पहले उन्होंने किया था। मेदी के लिए खुश हूँ कि रेहान भाई वापस आ गए। बस जल्द से जल्द अब गलतफहमी दूर हो जाए
क्योंकि 5 साल पहले जो हुआ उसमें रेहान भाई की कोई गलती नहीं थी। मयंक ने टीवी बंद की और वो वापस समीरा की ओर मुड़ा और उससे बात करने लगा। आकृति की नींद 5 बजे बार बार फोन बजने से खुली। उसने बगैर नाम देखे कॉल पिक कर लिया। कौन है? सोने भी नहीं देते चैन से, क्या काम है? कुछ बोलोगे? रेहान, जिसकी मीटिंग अभी अभी खत्म हुई थी, उसने सोचा कि को आकृति से पूछ के कि अब समीरा कैसी है। वैसे वो खुद डॉक्टर था पर उसे अपनी जान से भी तो बात करनी थी। क्या तुम अब तक सो रही हो और तुम घर पर हो तो हॉस्पिटल में कौन है? रेहान की आवाज़ सुन आकृति हड़बड़ाकर उठ बैठी और बोली, रेहान तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? उसकी बात सुन रेहान को बुरा लगा और फिर भी उसने कहा, मेरी वाइफ का नंबर ढूंढना इतना भी मुश्किल नहीं है। आकृति को उसकी बात पर खांसी आ गई। उसने ऊपर देखकर धीरे से कहा, मैं कैसे भूल गई कि इससे अब मेरी शादी हो गई है। तभी दूसरी ओर से आवाज आई, शादी तो हमारी हो गई है पर तुम अभी तक मेरे पास नहीं हो। आज का दिन है तुम्हारे पास, कल से मेरे साथ रहना है तो कल मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। लेकिन आकृति ने कहा ही था कि रेहान बोल पड़ा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, या तो मैं ये शादी पब्लिकली अनाउंस कर देता हूँ या तुम मेरे पास आ जाओ। आकृति ने कहा, खड़ूस कहीं का, बस अपनी ही चलाता है। उसने ये काफी धीरे कहा था पर रेहान ने सुन लिया और उसे कहा, अच्छा तो मैं खड़ूस, मिलो जरा बताता हूँ। उसकी आवाज सुन आकृति ने जल्दी से फोन कट कर दिया। रेहान को उसकी हरकत पर गुस्सा नहीं आया। उसने कहा, बस अब तुम सिर्फ मेरी हो मिसेज आकृति। रेहान आहूजा और अब हमारी बीच की हर गलत फहमी दूर कर दूंगा। शाम के 6 बजे आकृति हॉस्पिटल पहुंची। वो अभी अंदर आई थी कि उतने में उसे वीआईपी रूम के बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज आई। उसी वक्त रेहान भी हॉस्पिटल के लिए आ चुका था। उनके सामने 2 लोग खड़े थे और दोनों ही लड़ रहे थे। देखिए ना कौशिक जी, ये लड़का कितना बदतमीज है, होगा भी क्यों नहीं, भाई किसका है? देखिए मिसेज आहूजा, आप मेरी दी को बीच में ना लाए तो ही आपके लिए अच्छा है। वैसे भी आप जैसे अमीरों के में मुंह नहीं उठता। मैं अब तक चुप हूँ क्योंकि मेरी दी ने मुझे बड़ों की रिस्पेक्ट करना सिखाया है। मयंक ने कहा, ओ वो लड़की जो अमीर लड़कों को फंसाने का काम करती है, वो क्या बड़ों की रिस्पेक्ट करना सिखाएगी? मिसेज कौशिक ने कहा। उसकी बात सुन मयंक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने अपना हाथ दीवार पर दे मारा, जिसे देख सुगंधा आहूजा रेहान की मोम डर गई। आकृति जल्दी से आगे बढ़ी और मयंक के हाथ को अपने हाथ में लेकर देखने लगी। उसका हाथ पूरी तरह खून से सना हुआ था। आकृति काफी घबरा गई थी। रेहान भी वहां आ गया और उसने अपनी मोम से कहा, मोम आप ये क्या कर रही है और आप लड़ क्यों रही है? अपने बेटे रेहान को यहाँ देख। रेहान की मोम सुगंधा आहूजा ने कहा, देख बेटा, ये बदतमीज लड़का मुझसे जुबान लड़ा रहा है। अरे इसकी औकात ही क्या है? क्या पता किसका गंदा खून है। शायद इसकी माँ भी ऐसे ही लोगों को फंसाती थी। उसके कर्मों की सजा तो मिल गई पर ये नाजायज बच्चे यहाँ छोड़ दिए। आकृति को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने खुद को काबू में किया हुआ था पर आखिरी लाइन सुन उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने गुस्से में मिसेज आहूजा को देखा और कहा, मिसेज आहूजा, हम सुन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें सुनती रहे। और जो आप ये गंदा खून बोलती रहती है ना, ये आप पर ना किसी दिन भारी पड़ जाए। रेहान, अपनी मोम को यहाँ से ले जाओ, इससे पहले को मैं कुछ और बोल दूँ, क्योंकि मेरे पास अब बिल्कुल सब्र नहीं है। रेहान समझ गया था कि अब आकृति काफी गुस्से में है, इसलिए उसने भी कुछ नहीं कहा। उसकी मोम जाते जाते भी बोलती जा रही थी। रास्ते में ही रेहान और उसकी मोम को उसके डैड कौशिक मिल गए। रेहान ने कहा, मोम को ले जाए, इन्होंने बहुत तमाशा कर दिया यहाँ पर। रेहान की मोम सुगंधा बोली, बेटा अब तू अपनी मोम से बदतमीजी करेगा उन नाजायज के लिए? रेहान ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे इस वक्त काफी गुस्सा आ रहा था और वो अपनी मोम को हर्ट नहीं करना चाहता था। मिस्टर आहूजा समझ चुके थे तो उन्होंने उनकी वाइफ को ले जाना बेहतर समझा।
रेहान वहीं रुका रहा, तभी उसने देखा कि मयंक हॉस्पिटल से गुस्से में बाहर निकल रहा है और आकृति भी उसे पीछे से आवाज दे रही है। मयंक सुनो तो सही, कम से कम हाथ की पट्टी तो कर लो। मयंक बस आगे बढ़ता जा रहा था, तभी मयंक किसी से टकरा गया। और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो लाइक और कमेंट करना ना भूले। मयंक के टकराते ही सामने खड़ी अहाना ने गुस्से से कहा, मयंक क्या कर रहे हो, हॉस्पिटल है, कोई क्रिकेट ग्राउंड नहीं। अहाना जो समीरा से मिलने आ रही थी वो मयंक से टकराते ही बोली। इतने में आकृति भी वहां आ गई। जब अहाना ने मयंक की चोट देखी तो उसने उन दोनों को सवालिया नजरों से देखा। मयंक बोला, अच्छा है दी जो आप आ गई, समझाओ इन्हें कि वो आहूजा कितने बुरे हैं, उनकी वजह से हम अनाथ हुए, मेरी दी को उनकी वजह से अपने सपने भूलकर हमें पालना पड़ा। अहाना ने देखा कि मामला अब बिगड़ सकता है तो उसने आकृति के हाथ से फास्ट एड बॉक्स लिया और मयंक का हाथ पकड़ कैंटीन में ले गई। मयंक ने कुछ नहीं कहा। अहाना ने आकृति को दिलासा दिलाया कि वो सब संभाल लेगी। आकृति के आंख में आंसू आ गए, उसे अपने भाई के लिए बुरा लग रहा था। तभी रेहान पीछे से आया और उसे पीछे से हग करते हुए बोला, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आकृति ने जब उसकी बात सुनी तो उसे गुस्सा आ गया और वो रेहान से दूर हो गई और गुस्से भरे लहजे में बोली, रेहान मैंने पहले ही कहा था कि हम कभी एक नहीं हो सकते। आज तुम्हारी मोम की वजह से मेरे भाई को चोट लगी, उन्हें जब पता चलेगा हमारी शादी के बारे में तो अगर उन्होंने गुस्से में। आकृति चुप हो गई। कुछ पल बाद आकृति ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हमारी शादी टिकेगी। इतना बोल वो समीरा के पास चली गई। आकृति के जाते ही रेहान ने दीवार पर जोर से हाथ दे मारा। क्यों मोम, आपको मेरी खुशी नहीं दिखाती? 5 साल पहले भी आपकी वजह से आकृति से अलग हुआ था, पर अब नहीं, मैं आपको किसी को भी नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। रेहान वहां से निकल एक पब में चला गया। वहां पर वो सीधे अपने प्राइवेट रूम में चला गया। वहां पर उसका दोस्त विराट रहेजा पहले से ही मौजूद था। रेहान भी आकर बैठ गया और पीने लगा। उसको नॉन स्टॉप पीते देख विराट बोल पड़ा, अरे रेहान भाई, ऐसा भी क्या हो गया? कहीं आकृति ने किसी से शादी तो नहीं कर ली जिसके गम में तू पी रहा है? रेहान ने बगैर विराट की तरफ देखकर कहा, हाँ शादी तो हो गई है। रेहान की बात सुन विराट बोल पड़ा, तुझे पता है? और तू यहाँ बैठा पी रहा है, बता कौन है वो जिसने मेरे भाई के प्यार से शादी करने की हिम्मत की? उस साले को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको मार मार के उसका भरता ना बनाया तो कहना। विराट की बात सुन रेहान मुस्कुराया और बोला, तो तू अपने दोस्त को मारेगा? विराट बोला, भाई तेको चढ़ गई है, मैंने कहा तेरे प्यार से शादी करने वाले को, तुझे नहीं। रेहान बोला, यार विराट, मैंने ही तो शादी की है आकृति से। विराट उसकी बात सुन शौक हो गया और बोला, क्या तूने शादी की और उसने कर भी ली? वो तो नफरत करती है ना तुझसे। सच सच बोल, तूने क्या किया? ये मत कहना कि तूने उसे बेहोश किया या किडनैप किया फिर शादी की, देख वो तुझ पर केस कर देगी। शट अप यार, ऐसा कुछ नहीं है, वो हुआ यूं कि उसने सब कुछ विराट को बता दिया। कुछ पल के लिए विराट सुन्न रह गया, फिर बोला, भाई तेरा दिमाग तो ठीक है ना? अब वो तुझसे सिर्फ इन्फर्ट करेगी और भी कुछ है जो नहीं बताया? तो रेहान ने उसे आज के बारे में भी बताया और आकृति ने जो कहा वो भी बताया। भाई आकृति सही कह रही है। विराट की बात सुन रेहान ने विराट को ऐसे घुरा जैसे उसके सामने उसका सबसे बड़ा दुश्मन बैठा हो। विराट, क्या तुम्हारा जिंदगी से मन भर गया है? अपनी बकवास बंद करो। अगर पूरी दुनिया भी कहेगी ना तब भी मैं आकृति को नहीं छोड़ने वाला, वो मेरा सब कुछ है। मेरी समझे सुनो, मेरी मोम पर नजर रखने के लिए किसी को हायर करो। फिर दोनों साथ में बैठकर ड्रिंक करने लगे। उधर अहाना समीरा के रूम में आई, उसके साथ मयंक था। अब उसका चेहरा नीचे झुका था क्योंकि उसे अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। अहाना ने उसे अच्छे से समझाया था कि गुस्से में उसने उसकी दी को कितना हर्ट किया है। मयंक डोर पर ही खड़ा अपनी नज़र झुकाए खड़ा था।
अहाना ने आकृति को देखा और आंखों ही आंखों ने इशारा कर दिया। आकृति ने मयंक से कहा, क्या अब अपनी दी से अब भी नाराज हो? आकृति की बात सुन मयंक भागकर आकृति के गले लग गया और आकृति ने भी उसे नहीं रोका। आई एम सॉरी दी, मुझे आप पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दो, आई प्रॉमिस फिर कभी ऐसा नहीं होगा। उसकी बात सुन आकृति बोली, इट्स ओके, तुम्हें गलती का एहसास हुआ वो ही बहुत है, वैसे भी तुमने कुछ गलत नहीं किया। अहाना भी उनसे चिपकते हुए बोली, बस भी करो और कितना जलाओगे। सब हंस पड़े। तभी समीरा जो कब से सुन रही थी उसने गुस्से में कहा, आपका भरत मिलाप हो गया हो तो कोई मुझ गरीब पर अभी ध्यान दे दो, कब से देख रही हूँ। उसकी बात सुन वो तीनों अलग हुए और समीरा के पास आकर उसे हग कर दिया। मयंक बोला, जानता हूँ जाल कुकड़ी। आकृति दी देखो मयंक भाई मुझे क्या बोल रहे हैं। तो आकृति ने मयंक के कान पकड़ लिए और बोली, मयंक मेरी प्रिंसेस को परेशान मत कर और घर जा, कल पेपर है ना तेरा, तुझे अहाना अपनी स्कूटी से छोड़ देगी। फिर अब ने कुछ देर बात की और अहाना और मयंक घर चले गए। आकृति ने समीरा को खाना खिलाया और कंबल उड़ा के अपनी नाइट शिफ्ट के लिए चली गई, पर बीच बीच में वो समीरा को भी देखने आ जाती थी। ऐसे ही पूरी रात गुजर गई। सुबह हॉस्पिटल में आकृति की शिफ्ट सुबह 10 बजे खत्म हुई। फिर वो समीरा के रूम में गई, उसे नहलाया और फिर उसे ब्रेकफास्ट भी कराया। ऐसे ही 1 बज गए और मयंक आ गया। मयंक के आते ही आकृति घर जाने के लिए हॉस्पिटल के बाहर निकल गई, पर बाहर जाते ही उसे रेहान मिला जो गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। उसे ऐसे खड़ा देख आकृति को कुछ समझ नहीं आया। उसने कल उसे समझाया था पर ये रेहान कुछ समझता ही नहीं। वो उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगी, जिसे देख रेहान को गुस्सा आ गया। उसने आगे बढ़कर आकृति का हाथ पकड़ अपनी ओर खींचा तो आकृति उसके खींचने से सीधे रेहान के सीने से जा लगी। रेहान ने उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था। उसने कहा, मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे साथ क्या होगा। आकृति समझ गई थी कि रेहान उसे साफ साफ धमकी दे रहा है। रेहान ने उसे छोड़ा और गाड़ी का डोर ओपन किया। आकृति बिना कुछ कहे बैठ गई। रेहान भी बैठ गया और कार चालू कर दी। आकृति काफी थकी हुई थी तो वो सीट पर बैठे बैठे ही सो गई। रेहान ने जब आकृति को देखा तो उसने कार साइड में लगा ली। वो सोते हुए आकृति को देखने लगा। आकृति ने आज ब्लैक कलर का ढीला टॉप और ब्लू कलर की जीन्स पहनी थी, साथ में वाइट कलर के शूज। उसने अपने लंबे घने बालों को पानी टेल किया था। कुछ बाल आगे छोड़ रखे थे जो बार बार उसके गालों को चूम रहे थे। उसने कोई मेकअप नहीं किया था, फिर भी वो रेहान को खूबसूरत ही लगती थी। उसका बस चलता तो रेहान उसे अपने पास हमेशा रखता चिपकाकर। उसके लाइफ में आकृति पहली और आखिरी लड़की थी। वो उसे सबसे ज्यादा प्यार करता था। आकृति को उसके जुनून का अंदाजा नहीं था कि वो उससे हद से भी ज्यादा प्यार करता था। लगभग 3 घंटे तक रेहान आकृति को देख रहा था, उसका मन ही नहीं भर रहा था। आकृति की नींद खुली तो उसने अपने सामने रेहान को देखा जो उसे ही घूर रहा था। रेहान, आकृति ने कहा तो रेहान ने भी उसी टोन में कहा, हाँ जान। उसकी बात सुन आकृति को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। उसने अपना फेस विंडो की तरफ घुमा दिया। रेहान ने जब उसे ऐसी हरकत करते देखा तो उसे हंसी आ गई। वो आकृति के करीब आकर बोला, जान अब कब तक ओरस्ताने का इरादा है? मुझे तुम्हें प्यार करना है प्लीज। रेहान ने ये सब उसके कान के पास आकर काफी सिडेक्टिव वॉइस में कहा था, जिसे सुन के आकृति का चेहरा शर्म से लाल हो गया। को रेहान महसूस कर सकता था कि आकृति को अभी कितनी ज्यादा शर्म आ रही है। आकृति ने रेहान के सीने से हाथ रख कर कहा, रेहान प्लीज मुझे वक्त दो। आकृति की बात सुन रेहान ने कुछ नहीं कहा और वापस कार ड्राइव करने लगा। आकृति को लगा कि रेहान उससे नाराज है क्योंकि रेहान को उसने मना कर दिया। क्या पता, पर रेहान का ऐसा बिहेवियर आकृति को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्या पता क्यों, पर उसके मुंह से निकल गया, रेहान क्या तुम गुस्सा हो? मैंने मना किया।
रेहान समझ गया और उसके फेस पर एक जीत वाली स्माइल थी क्योंकि कहीं ना कहीं आकृति रेहान में वापस दिलचस्पी ले रही थी। रेहान ने अपने उसी रूड टोन में कहा, तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं गुस्सा हूं या नहीं? आकृति ने जब सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में कहा, कार रोको। आई सेड स्टॉप द कार। आकृति ने जब ये कहा तो रेहान ने कार रोक दी। आकृति कार से उतरी और आगे जाने लगी। रेहान ने जब उसे ऐसे जाते देखा तो वो जल्दी से कार से उतरा और आकृति का हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ? कहाँ जा रही है? कार में बैठो, रेहान ने कहा तो आकृति ने उसका हाथ झटक दिया। ये देख रेहान को और गुस्सा आया और उसने उसका हाथ वापस पकड़कर अपने करीब कर लिया। उसके ऐसा करने से आकृति सीधे जाकर रेहान के सीने से लग गई। रेहान ने धीरे से कहा, आकृति अब कोई नाटक नहीं, चुपचाप से कार में बैठो। आकृति ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, मैं खुद चली जाऊंगी, समझे? आकृति की इतनी बदतमीजी देख रेहान को बहुत गुस्सा आ रहा था जो आकृति महसूस कर सकती थी। रेहान ने जोर से एक पंच गाड़ी पे मारा जिसे देख आकृति घबरा गई और कार में जाकर बैठ गई क्योंकि वो रेहान के गुस्से से वाकिफ थी। रेहान ने जब देखा कि आकृति ने उसकी बात मान ली तो वो भी कार में बैठ गया। तुमने खाना खाया? रेहान ने आकृति से पूछा तो आकृति ने अपना सिर न में हिला दिया। रेहान ने कार एक बड़े से रेस्टोरेंट की ओर मोड़ दी। थोड़ी ही देर में को एक फेमस रेस्टोरेंट में थे, वहां अक्सर रेहान आता था। रेहान जब अंदर आया तो एक वेटर आया और ऑर्डर लेकर चला गया। रेहान ने कहा, तो क्या सोचा है तुमने कि तुम मेरे साथ मेरे घर कब से रह रही हो? एक काम करो, आज से शिफ्ट हो जाओ और इन नस का काम छोड़ दो। तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। ये लो, एक क्रेडिट कार्ड उसे से दिया, इससे तुम कुछ भी खरीद सकती हो। अगर कम पड़े तो मैं इसकी लिमिट और बढ़ा दूंगा। आकृति उसकी बात सुन रही थी। वो टेबल से उठ गई और बाहर की ओर जाने लगी, जिसे देख रेहान को कुछ समझ नहीं आया। वो जल्दी से खड़ा होकर आकृति को रोकने लगा। आकृति जान, क्या बचपना कर रही हो? अब ऐसा भी क्या हो गया जो तुम इतनी नाराज हो गई? उसने आकृति को पीछे से हग करते हुए कहा, आकृति प्लीज तुम बोलोगी तभी तो मैं समझ पाऊंगा। रेहान ने कहा तो आकृति उसकी ओर घूमी और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, रेहान, क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो? अगर नहीं करता तो तुमसे शादी नहीं करता ना? रेहान ने आकृति के गालों को सहलाते हुए कहा। तो मेरी कुछ बातें तुम्हें माननी होगी। रेहान ने उसे घूर के देखा और कहा, बातें? कैसी बातें? आकृति ने अपनी हिम्मत जुटाते हुए कहा, अगर नहीं मानोगे तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी और ना तुम्हारे साथ रहने आऊंगी। आकृति जानती थी कि रेहान को ये बातें बोलेगी तभी रेहान उसकी बातें मानेगा। वो रेहान को अच्छे से जानती थी और उसका वीक पॉइंट भी जानती थी। उसने आंखों में थोड़ी नमी लाते हुए देखने लगी। रेहान ने कहा, मैं तुम्हारी सब बातें मानूंगा, बस तुम्हें मुझसे दूर जाने का छोड़कर। आकृति ने कहा, ठीक है, तुम किसी को नहीं बताओगे कि हम शादीशुदा है? तुम मुझे अपनी जॉब छोड़ने को नहीं बोलोगे? और सबसे इम्पोर्टेंट, मयंक को अभी कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ और हम दोनों की शादी हो गई है। रेहान ने कहा, नहीं, मैं नहीं चाहता कि हम शादीशुदा होते हुए भी ऐसे रहे। रेहान, मुझे थोड़ा टाइम दो, जल्द ही हम सबको बता देंगे। आकृति ने बीच से कहा तो रेहान ने उसे घूरा फिर बोला, 6 महीने बस, उससे ज्यादा नहीं। आकृति ने हाँ में गर्दन हिला दी। और ये जॉब क्यों करनी है? और अगर करनी है तो मेरे ऑफिस में मेरे साथ करो। रेहान की बात सुन आकृति बोली, रेहान, मैं अपनी जॉब से खुश हूँ और मैं तुम्हारे ऑफिस में काम नहीं कर सकती क्योंकि मुझे मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है, ना कि बिजनेस में। ठीक है, और मयंक, उसका क्या? आकृति ने कहा, वो उस दिन देखा ना क्या हुआ था। मैं नहीं चाहती कि मयंक तुम्हारे बारे में गलत सोचे, मैं उसे आराम से समझा दूंगी, ठीक है? अच्छा सुनो समीरा, उसे तो पता है ना? रेहान ने पूछा तो आकृति ने नहीं कहा। ठीक है,
अच्छा सुनो समीरा, उसे तो पता है ना? रेहान ने पूछा तो आकृति ने नहीं कहा। फिर रेहान बोला, एक काम करो, समीरा के स्कूल डॉक्यूमेंट मुझे दे दो। आकृति कंफ्यूज होकर बोली, रेहान तुम्हें समीरा के डॉक्यूमेंट क्यों चाहिए? आकृति, हम समीरा की लंदन भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, उसका इस माहौल में रहना ठीक नहीं है। अगर वो यहाँ रहेगी तो उसे वो चीजें याद आएगी जिस वजह उसे दुख होगा। अगर बाहर पढ़ेगी तो जिंदगी में कुछ तो करेगी। वैसे तुम भी तो यही चाहोगी ना अपनी बहन के लिए? आकृति ने जब रेहान की बात सुनी तो उसका दिल भर गया। आकृति अपनी जगह से उठी और रेहान के सीने से जा लगी। आज पहली बार ऐसा हुआ कि आकृति खुद चल के रेहान के पास आई थी। कुछ पल के लिए तो रेहान शॉक रह गया, पर फिर उसने भी आकृति को कसके अपनी बाहों में भर लिया। आकृति की जब समझ आया कि उसने क्या किया है तो को तुरंत ही रेहान से दूर हो गई। रेहान समझ गया कि आकृति ने जज्बातों में बह गई थी। आकृति जल्दी से अपने कुर्सी पर बैठ गई और नजरें नीचे झुकाए हुए खाना खाने लगी। रेहान आकृति को देखते हुए अपने मन में बोला, एक दिन ऐसा जरूर होगा जब तुम मेरे गले पूरे दिल से लगोगी और मुझे आपस पहले जैसा प्यार करोगी। फिर रेहान भी बैठ के खाने लगा। आकृति और रेहान ने साथ में डिनर किया। एक बड़े से विला में एक औरत बैठी थी, उसके फेस पे घमंड साफ नजर आ रहे हैं। उसने अपने सामने दो खड़े आदमी को गुस्से से घूर रही थी। एक आदमी ने कहा, वो हमने बहुत कोशिश की, पर रेहान सर ने सारा मामला ऐसे साफ किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तभी दूसरा आदमी बोला, म्यांमार पर हाँ, एक बात है कि उस लड़की के हॉस्पिटल जाने के दूसरे दिन 5 लड़कों की मौत हो गई, और ये मौत ऐसी वैसी नहीं बल्कि बहुत ही बुरी मौत दी, और रिपोर्ट से पता चला कि उन्होंने किसी का रेप किया था। ओख में समझ गई कि वो अभी भी उस लड़की के पीछे पड़ा है। ठीक है, तुम एक काम करो, और हाँ, किसी को भनक भी नहीं पड़ना चाहिए। पहले और दूसरे आदमी ने साथ में बोला, यस मैम। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में आज समीरा को आज छुट्टी मिलने वाली थी और मयंक और रहाना उसे लेकर हॉस्पिटल के बाहर आए। तभी अचानक से बहुत सारे रिपोर्टर उनके पास आ गए, जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। एक रिपोर्टर, क्या आप भी लड़की है जिनके साथ उन लड़कों ने जबरदस्ती की थी? दूसरा रिपोर्टर, मैम, उन्हें बेरहमी से मारने वाला कौन है? क्या वो आपने ही किया है? तीसरा रिपोर्टर, हमें सच बताए मैम। समीरा ने जब ये सवाल पूछे तो उसके आंखों से आंसू निकलने लगे। वो एक जगह जैसे शोक हो गई। वहीं मयंक और रहाना रिपोर्टर को दूर करने की कोशिश कर रहे थे, पर उसका कोई फायदा नहीं था। आकृति और रेहान भी जब हॉस्पिटल के बाहर आए तो सामने का नज़ारा देख वो भी शॉक हो गए। आकृति जल्दी से कार से उतरी और समीरा की ओर बढ़ी। रेहान ने भी अपने बॉडीगार्ड को रिपोर्टर को मैनेज करने को बोला। कुछ ही टाइम में सारे बॉडीगार्ड ने रिपोर्टर को पकड़ लिया और उसको पकड़ते ही आकृति समीरा के पास गई और उसे लेकर हॉस्पिटल से बाहर पड़ी। सामने ही रेहान खड़ा था। रेहान ने कार का डोर ओपन किया और कार में पीछे की साइड समीरा, आकृति और रहाना बैठी और मयंक आगे बैठ गया। आकृति रेहान को बोली, रेहान जल्दी यहाँ से चलो। रेहान ने भी हाँ कहा और कार अपने विला की ओर बढ़ा दी। समीरा की हालत अभी बहुत खराब थी, वो वहीं रो रही थी। अभी सब समझ सकते थे कि उस पर अभी इस टाइम क्या बीत रहा है। कार में पूरी तरह से शांति थी। थोड़ी देर में कार रेहान के विला पहुंच गई। आकृति और रहाना ने समीरा को एक गेस्ट रूम में लेकर आराम से सुला दिया। यहाँ बाहर रेहान को एक कॉल आया और रेहान अपने रूम में चला गया। उसने कॉल पिक किया। कॉल पर दूसरी ओर का आदमी बोला, सर, ये सब आपकी मॉम ने किया है। काफ़ी दिनों से वो आप पर नज़र बनाए थे और वो रिपोर्टर को ऐसे सवाल पूछने के लिए पैसे गए थे। आकृति, जो रेहान से बात करने आई थी, जब उसने रेहान के मुंह से सुना, क्या ये सब मॉम ने किया है? ठीक है, आगे का मैं देख लूँगा, तुम अभी कुछ मत करना। और रेहान ने फ़ोन रख के जैसे ही पीछे मुड़ा, सामने आकृति को देख वो शॉक हो गया। रेहान, आकृति, वो। आकृति ने गुस्से से कहा, अच्छा तो ये सब तुम्हारी मॉम ने किया है? क्या बात है, माँ परेशान कर रही है और बेटा हेल्प
रेहान आकृति के करीब आकर कहा, ऐसा नहीं है, मुझे नहीं पता था कि ये सब मोम ने किया है। आकृति ने गुस्से से कहा, रेहान बस अब बहुत हो गया, मैं अब यहाँ 1 मिनट और नहीं रुकना चाहती। तुम जानते हो कि समीरा पर क्या बीती थी जब वो रिपोर्टर से घिरी हुई थी, तुम कभी नहीं समझ सकते। रेहान ने कहा, मेरी बात तो सुनो। आकृति ने गुस्से से कहा, अब सब खत्म हो चुका है। इतना बोल के आकृति उस कमरे से बाहर निकली और रेहान भी उसे समझाते समझाते उसके पीछे आने लगा। आकृति सीधे गेस्ट रूम में गई और वहां उसे मयंक, अहाना, समीरा दिखे। आकृति आकर बोली, अहाना हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं, कोई सवाल नहीं। तीनों को कुछ भी समझ नहीं आया। उतने में वहां पर रेहान आ गया। रेहान ने कहा, आकृति मेरी बात तो सुनो, ऐसा नहीं है। आकृति ने गुस्से में रेहान की कॉलर पकड़ ली और गुस्से में बोली, क्या ये सच नहीं है कि तुमसे दूर करने के लिए तुम्हारी मॉम ने 5 साल पहले एक्सीडेंट कराया था और आज उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई? वो भी तो एक औरत है, वो कैसे कर सकती है? क्या एक लड़की की इज्जत उनके लिए उनके बदला से ऊपर है? और मैं अब और नहीं सह सकती। मैंने पहले अपने मोम डैड को खो दिया है और अब मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मैं जब तक तुम्हारे साथ रहूंगी तो तुम्हारी मोम मेरे बचे परिवार को ना मार डाले। और क्या पता तुमने मेरे साथ शादी भी इस वजह से तो नहीं की। ओह हादर, रेहान आहूजा ने बदला लेने के लिए मुझसे शादी की क्योंकि मैंने तुम्हें 5 साल पहले बेइज्जत किया था। ये प्यार नहीं था, है ना रेहान? रेहान को आकृति की बात पर इतना गुस्सा आया कि उसने आकृति को कस के एक थप्पड़ लगा दिया। आकृति वहीं बेड पर गिर गई। रेहान ने गुस्से में कहा, देखो आकृति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई मेरे प्यार पर सवाल उठाए, चाहे वो तुम क्यों ना हो। आकृति को थप्पड़ जोर से लगा था। उसके होठ के कोने से हल्का सा खून भी निकल आया था। आकृति बेड से उठी और अपने हाथों से अपने होठ को टच किया। उसने पाया वह जगह से खून निकल रहा है। अहाना, समीरा व मयंक जैसे ही आकृति की ओर बढ़ने लगे पर आकृति ने उन्हें हाथ के इशारे से रोक दिया और थोड़ी तेज आवाज में बोली, हम यहाँ से जा रहे हैं, सब मेरा लिविंग रूम में इंतजार करो। आकृति की आवाज में गुस्सा साफ दिख रहा था। तभी रेहान बोला, कोई कहीं नहीं जाएगा अहाना, तुम सब यही रहो, मैंने मेड को कह दिया है और अभी रात होने ही वाली है, सब रूम में जाकर आराम करो। रेहान की बात सुन सब बाहर चले गए। आकृति कुछ नहीं बोली क्योंकि आज उसे रेहान से सब फाइनल करना था, पर अकेले में। मयंक ने गुस्से से रेहान को घुरा और कहा, हम इस आदमी के घर नहीं रुकेंगे, हम बाहर लिविंग रूम में आकृति दी आपका वेट कर रहे हैं। अगर ये आदमी कुछ ऐसी वैसी हरकत करे तो बस आवाज दे देना। मयंक उन दोनों को लेकर बाहर चला गया तो अहाना ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, लिसन मयंक, रेहान बुरा नहीं है, प्लीज ट्रस्ट करो, अभी हम गेस्ट रूम में रहते हैं, कल सुबह सोचेंगे, वैसे भी अभी समीरा स्टेबल नहीं है, समझो। मयंक ने एक नज़र समीरा को देखा जो काफी दुखी लग रहा था। फिर उसने कहा, ठीक है। फिर वहां पर एक मेड आई और उन्हें अपने अपने रूम दिखा दिए। वहीं रूम में आकृति ने कहा, तुम आखिर चाहते क्या हो रेहान? रेहान ने जब आकृति का चेहरा देखा उसका दिल पिघल गया। उसे खुद पर बहुत सारा गुस्सा आ रहा था। आकृति के गालों पर थप्पड़ का निशान साफ दिख रहा था और कोने से खून भी निकल रहा था। रेहान ने कमरे में फास्ट एड बॉक्स घूमने लगा। आकृति ने गुस्से से कहा, रेहान मुझसे बात करो और ये कमरे में क्या ढूंढ रहे हो? रेहान को फास्ट एड बॉक्स मिल गया। उसने उसका हाथ पकड़ा और काउच पर बैठा दिया। आकृति बार बार उससे दूर जा रही थी, जिसे देख रेहान को दोबारा गुस्सा आने लगा। उसने आकृति को अपने करीब कर उसके होठ पर अपने होठ रख दिए। आकृति इसके लिए रेडी नहीं थी। वो पूरी तरह से ब्लैंक हो गई और घूर के रेहान को देखने लगी। रेहान ने उसे वार्निंग भरे लहजे में कहा, अगर अब तुम हिली या उठी तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, समझ रही हो ना? आकृति चुपचाप बैठ गई। रेहान ने उसका खून साफ किया और वहां ऑइलमेंट लगा लिया और उसे गोद में ले लिया और बेड पर लेटा दिया और खुद उसके पास लेट गया।
आकृति वहां से उठने की कोशिश की पर उसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि रेहान ने उसे अपनी बाहों में कस के पकड़ रखा था। थोड़ी देर स्ट्रगल करने के बाद आकृति को नींद आ गई और वो सो गई। उसके सोते ही रेहान वहां से उठा और कमरे से बाहर आ गया। उसने बाहर आते ही कार की चाबी लेकर विला के बाहर निकल गया। मयंक को काफी प्यास लगी थी इसलिए वो किचन में पानी पीने आया। तभी उसकी नज़र रेहान पर पड़ी। रेहान को बाहर ऐसे गुस्से में जाता देख उसने रेहान का पीछा करने का सोचा। वो रेहान के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना चाहता था जिससे वो रेहान और उसके परिवार को सजा दे सके। रेहान ने अपनी कार स्टार्ट की और कार हाईवे पर दौड़ने लगी। मयंक रेहान की कार की डिक्की में छुप गया था क्योंकि अगर वो किसी और कैब से रेहान का पीछा करता तो शायद रेहान उसके हाथ से निकल जाता। इसलिए जब रेहान ड्राइविंग सीट पर बैठा तो मयंक चुपचाप डिक्की खोल उसने बैठ गया। आधा घंटा ड्राइव करने के बाद रेहान की कार एक बड़े से बंगले के सामने रुकी। बंगले की नेम प्लेट पर आहूजा मेंशन लिखा था। रेहान ने कार मेन डोर पर खड़ी की और अंदर की ओर बढ़ गया। उसे देख वहां काम कर रहे नौकर डर गए। रेहान लिविंग रूम में आया और जोर से बोला, मॉम डैड कहाँ है? आप अभी के अभी यहाँ आओ। उसकी आवाज में गुस्सा था जिससे वहां काम कर रहे नौकर डर के वहां से चले गए। तभी सीढ़ियों से रेहान के मॉम डैड आए। उन्होंने नाइट के कपड़े पहने थे। रेहान के डैड बोले, रेहान ऐसा क्या हुआ है? इतनी रात को तुम यहाँ आए हो? कंपनी में सब ठीक तो है? अपने डैड की बात सुन रेहान ने बोला, डैड कंपनी तो बिल्कुल ठीक है पर आपका बेटा? क्या मतलब? रेहान माँ बोली तो रेहान उनकी ओर मुड़ा और बोला, ओ रियली मॉम एक्टिंग करना बंद कीजिए। मुझे सब पता चल गया है कि आपने ही उन रिपोर्टर को भेजा था ना कि वो समीरा को बुरा भला कहे। मॉम आप चाहती क्या है? आपने एक औरत होके इतना घिनौना काम क्यों किया? रेहान के डैड बोले, रेहान क्या कह रहे हो? और तमीज से बात करो, तुम्हारी मॉम है वो। रेहान हंस के बोला, ओ रियली डैड आपको पता है मॉम ने क्या किया है? रेहान ने उसकी मॉम ने जो जो किया वो सब बता दिया। रेहान की मॉम बोली, हाँ मैंने किया क्योंकि मैं नहीं चाहती वो लड़की दोबारा तुम्हारी लाइफ में आए। रेहान के डैड गुस्से में बोले, व्हाट द हेल, तुम एक औरत होकर ऐसे गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती हो? रेहान ने कहा, आप चाहती थी कि मैं आकृति से दूर रहूं, पर अब आप कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैंने आकृति से शादी कर ली है और अब उसे मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, समझी आप? और अगर अब आपने ऐसा कुछ भी कहा तो आप अपने बेटे को खो देगी, समझी? मैं आकृति से बहुत प्यार करता हूँ। अगर इस बार आकृति मुझसे दूर हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अब आपके हाथ में है कि आप क्या करेगी। जब तक आप आकृति को अपना नहीं लेती तब तक मैं आपसे कोई बात नहीं करूँगा। इतना कह के रेहान वहां से चला गया। उसकी बात सुन रेहान की मोम जमीन पर बैठ जोर जोर से रोने लगी क्योंकि आज पहली बार ऐसा हुआ था कि रेहान ने उनसे ऐसे बात की थी। बाहर आकर रेहान कार में बैठ चला गया और मयंक वो अब भी शौक था। उसे नहीं लगा था कि रेहान आकृति से इतना प्यार करता है। उसे आज रेहान पर गुस्सा नहीं आ रहा था। उसने खुद से कहा, अगर ये सच में आकृति दी से इतना प्यार करते हैं तो इन्हें अलग नहीं करूँगा। इतना सोचते ही उसके फेस पर स्माइल आ गई। वो जानता था कि आकृति को भी रेहान जैसे इंसान की ज़रूरत है। वो फिर कैब बुक कर रेहान के विला पहुंच गया। रेहान विला आकर आकृति के पास ही सो गया। सुबह का समय। आज आकृति की नींद जल्दी नहीं खुली थी। वो काफी थक गई थी। रेहान उठा, उसके माथे पे एक हल्की सी किस की और अपने रूम में जाकर शावर लेकर रेडी हो गया। रेडी होकर वो लिविंग रूम में गया और सोफे पर बैठ न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। तभी वहां पे अहाना और मयंक आ गए। मयंक ने अहाना को रात के बारे में सब बता दिया था। मयंक लिविंग रूम में आया, साथ अहाना भी थी। रेहान ने जब उन दोनों को देखा तो बोला, क्या बात है? मयंक बोला, वो जीजू हम घर जा रहे हैं। समीरा यही रहेगी पर मेरे पेपर है तो मुझे घर जाना होगा। मयंक के मुंह से जीजू सुन रेहान उसे आश्चर्य से देखने लगा। तभी उस कमरे में एक गुस्से भरी आवाज आई, क्या कहा तुमने?
ये आवाज आकृति की थी, जो अभी कुछ देर पहले नींद से जागी थी और अपने लिए कॉफी बनाने किचन में जा रही थी। जब आकृति ने मयंक के मुंह से जीजू सुन तो उसका गुस्सा मानो परवार चढ़ गया हो। उसने कहा, ये बदतमीज इंसान तुम्हारा जीजू नहीं है। रेहान ने उसे घुरा पर आकृति ने उसे पूरी तरह से इग्नोर किया और कहा, हाँ तो मयंक कहाँ जा रहे हो तुम, और तुम अहाना की बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। अहाना और मयंक ने एक दूसरे की तरफ देखा और लचरागी से अपनी गर्दन हिला दी। आकृति ने उन्हें घुरा और बोली, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई मिस्टर इंडिया हूँ क्या, तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही। तभी अहाना बोली, पर आकृति मिस्टर इंडिया तो आदमी था ना, और तुम एक लड़की हो। अहाना मेरा दिमाग पहले ही खराब है, तो तुम प्लीज और खराब मत करो समझी, और चुपचाप खड़ी रहो। फिर आकृति ने घूर के मयंक को देखा और बोली, तुम अकेले कहाँ जा रहे हो, रुको मैं भी तुम लोगों के साथ चलती हूँ, मेरा फ़ोन वेट में मेरा फ़ोन लेकर आई। इतना कहकर आकृति उस कमरे की ओर चल दी जहाँ पर वो रात रुकी थी। आकृति के लिविंग रूम से जाते ही अहाना और मयंक ने रेहान की ओर देखा। रेहान ने उन्हें जाने को कहा, वो जाने लगे तो रेहान बोला, तुम मेरे ड्राइवर के साथ जाओ और अहाना को उसके घर छोड़ दो, और तुम अपना समीरा और आकृति का जरूरी सामान ले आओ, बाकी का सामान मेरे बॉडीगार्ड ले आएंगे। अहाना ने मयंक के कंधे पर हाथ रखा और हाँ कहने को कहा, तो मयंक पीछे मुड़ा और बोला, जी जीजू। और फिर वो दोनों चले गए। उनके जाते ही रेहान ने खुद से कहा, चल बेटा। रेहान साला तो मान गया, अब उस शेरनी उसको भीमनाया जाए। और वो उस रूम की ओर बढ़ गया जहां आकृति गई थी। रूम में आकृति अपना फोन ढूंढ रही थी जो उसे नहीं मिल रहा था। उसने पूरा बिस्तर छान मारा, सब इधर से उधर कर दिया, पर उसे फोन नहीं मिल रहा था। वो अभी भी फोन ढूंढ रही थी। तभी डोर खुला और रेहान अंदर आ गया। रेहान को आता देखा आकृति वापस अपने काम में लग गई, पर रेहान जैसे ही अंदर आया उसने डोर बंद कर दिया। आकृति को जब डोर बंद होने की आवाज आई तो उसने देखा कि रेहान उसे है देख रहा है। उसने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और बोली, तुमने डोर लॉक क्यों किया, मुझे घर जाना है। आकृति की बात सुन रेहान उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, घर तो ये क्या है, अब से यही तुम्हारा घर है। आकृति ने उसे घुरा और बोली, ये मेरा नहीं तुम्हारा घर है समझे, और वैसे भी मैं इस शादी को नहीं मानती। उसका इतनी बात सुनते ही रेहान को गुस्सा आ गया। वो आकृति के पास गया और एक ही बार में उसे दीवार से सटा लिया और बोला, तुमसे कितनी बार बोला है कि तुम ऐसा मत बोला करो, पर तुम्हें तो मेरी सुननी ही नहीं है। अब अगर नहीं ही सुनना है तो ठीक है। और फिर उसने एक ही बार में आकृति के होठ पर अपने होठ रख दिए और उसे चूमने लगा। वो आकृति को प्यार से नहीं चूम रहा था बल्कि गुस्से से चूम रहा था। वो आकृति को किस करते करते बाइट भी कर रहा था, जिससे उसे काफी हर्ट हो रहा था। लगभग 20 मिनट बाद रेहान ने आकृति को छोड़ दिया। रेहान के छोड़ने के बाद आकृति लंबी लंबी सांसें लेने लगी। जैसे ही वो थोड़ी नॉर्मल हुई उसने रेहान को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और अपनी एक उंगली पॉइंट करते हुए बोली, दूर रहो मुझसे। रेहान को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। उसने आकृति के छीन को जोर से पकड़ा और कहा, रेहान आहूजा पर हाथ उठाने वाले को रेहान आहूजा इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। आज तक किसी को हिम्मत नहीं हुई मुझे मारने की, और तुम, खैर छोड़ो, तुम मेरा प्यार हो इसलिए तुम्हारे एक क्या मैं 100 थप्पड़ खाने को तैयार हूँ। आकृति ने उसे घुरा और जैसे ही दूसरा थप्पड़ मारने को हुई रेहान ने उसका हाथ रोक के बोला, अगर तुमने फिर से थप्पड़ मारा तो मैं तुम्हें फिर से किस कर लूंगा, तो थोड़ा सोच समझ के, ठीक है। आकृति ने जैसे ही सुना उसका हाथ ढीला पड़ गया, जिसे देख रेहान के फेस पर स्माइल आ गई। आकृति बोली, देखो रेहान, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना समझे। तो रेहान बोला, आकृति क्या तुम्हें बाहर की सिचुएशन नहीं पता, सबको पता चल चुका है, मीडिया तुम्हारे घर भी आ सकती है। समीरा के लिए मेरे विला से सेफ जगह और कोई नहीं है। आकृति ने दांत पिसते हुए कहा, हाँ तुम्हारी माँ की मेहरबानी है। आकृति की बात सुन रेहान चुप हो गया। तो आकृति को लगा कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, तो वो फिर तुरंत बोली,
अच्छा ठीक है, मैं रहूंगी इस घर में और मेरी 2 शर्तें हैं और वो तुम्हें हर हालत में माननी होगी। रेहान ने उसे घुरा और बोलो, एक तो मेरे घर में और मुझसे ही शर्तें। अच्छा बोला, अगर ठीक लगी तो मानूंगा वरना भूल जाओ। आकृति ने उसे घुरा और बोली, पहली ये को हम अलग अलग कमरे में सोएंगे और तुम मुझे मेरी परमिशन के बगैर छुओगे नहीं, और दूसरी की तुम मुझे कहीं पर भी आने जाने पे रोक टोक नहीं करोगे। रेहान उसके करीब आते हुए बोला, मिसेज आहूजा आपकी दूसरी शर्त तो मैं मान भी जाऊँ, उसमें भी अगर तुम ज़्यादा देर बाहर रही तो मैं तुम्हें लेने आऊँगा। और हाँ एक बात और, तुम किसी भी लड़के के साथ मुझे दिखनी नहीं चाहिए वरना तुम्हारा जो होगा सो होगा, पर वो लड़का अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। और रही बात पहली शर्त की तो वो तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल वाइफ से मैं दूर रहूं ये नामुमकिन है। मैंने तुम्हें कंफर्टेबल होने के लिए टाइम दिया है, दूर जाने के लिए नहीं। आकृति ने उसे घुरा और कहा, मेरा पास कोई दूसरा ऑप्शन है? तो रेहान ने उसके गाल खींचते हुए कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, और अब तुम मेरे कमरे में चलो क्योंकि मयंक आता ही होगा। आकृति उसे असमंजस से देखने लगी तो रेहान ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और कहा, समीरा और मयंक यही हमारे साथ रहेंगे क्योंकि तुम उनके बगैर नहीं रह सकती। आकृति ने जैसे ही रेहान की बात सुनी वो बस रेहान को देखती रही, फिर खुद से बोली, मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि इससे बहुत हद से ज़्यादा नफरत करूँ, पर तुम कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हो कि तुमसे नफरत करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। रेहान ने जब अपनी गोद में ली हुई आकृति को देखा जो किसी और ही सोच में डूबी थी तो खुद को पूछने से रोक नहीं पाया। उसने पूछा, क्या सोच रही हो बेबी? तुम्हारे बारे में। आकृति ने जैसे ही जवाब दिया उसको खुद की बातों पर ताजुब हुआ और उसने अपनी नजरें दूसरी तरफ करके कहा, वो मैं सोच रही थी कि कब मुझे तुमसे छुटकारा मिलेगा। रेहान समझ गया था कि आकृति बात घुमा रही है, इसलिए उसने आकृति के माथे पर किस की ओर कहा, तुम मेरे जीते जी भी मुझसे दूर नहीं जा सकती, समझी? आकृति उसके किस से शर्मा गई और उसके गाल लाल हो गए। वो दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी किसी के जोर जोर से रोने और चीखने की आवाज आई, जिसे सुन दोनों उस ओर भागे जिस ओर से आवाज आई थी। जब वो दोनों उस कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि समीरा नींद में जोर जोर से चीख रही थी और रो भी रही थी। आकृति जल्दी से उसके पास गई और उसे अपने गले लगा लिया ताकि वो शांत हो सके। रेहान ने अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाया। कुछ ही देर में डॉक्टर आ गए। उन्होंने समीरा को चेक किया। तब तक आकृति और रेहान बाहर लिविंग रूम में चक्कर लगा रहे थे। कुछ टाइम बाद डॉक्टर समीरा को चेक करके लिविंग रूम में आ गए। उन्हें आता देख आकृति बोली, डॉक्टर कैसी है समीरा? सब ठीक है ना? तो डॉक्टर ने कहा, देखिए वो अभी मेंटली बहुत डिस्टर्ब है, उनका माहौल बदलिए जिससे वो बेटर फील करेगी। मिस्टर आहूजा आप इन्हें अभी इस माहौल से पूरा दूर कीजिए और नए जगह भेजिए जिससे उनका ध्यान भटकेगा और वो यहाँ का भूल जाएगी। आकृति ने रेहान की तरफ देखा तो रेहान ने उसे दिलासा दिया और डॉक्टर से बोला, मैं उसे लंदन यूनिवर्सिटी भेज रहा हूँ आगे की स्टडी के लिए। डॉक्टर बोले, ओ दैट्स गुड, और इतना कह के डॉक्टर चले गए। दोपहर के समय मयंक के पेपर चल रहे थे, इसलिए वो जैसे ही विला आया वो अपने नए रूम में चला गया और सामान सेट करके पढ़ाई करने लगा। आकृति समीरा से बातें कर रही थी और उसे खाना भी खिला रही थी। तभी रेहान कमरे में आया और समीरा से बोला, तो कैसी मेरी प्रिंसेस? समीरा रेहान की बात सुन अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। तभी रेहान बेड पर आकर बैठ गया और समीरा से बोला, समीरा तुम्हारी दी ने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है? रेहान की बात सुन समीरा आकृति को देखने लगी। तो फिर रेहान बोला, तुम लंदन जा रही हो आगे की पढ़ाई के लिए? समीरा ने जैसे ही सुना उसके आंखों से आंसू बहने लगे तो रेहान उसके आंसू पोते हुए बोला, अरे मैंने तो सुना था समीरा कभी नहीं रोती और आज ये क्या देख रहा हूँ। और वैसे भी तुम्हारा सपना है ना कि तुम एक दिन डॉक्टर बनो, तो अब तुम्हें बेस्ट एजुकेशन मिल रहा है, तुम्हें बहुत मेहनत करनी है और अपनी दी का नाम भी रोशन करना है। समीरा बोली,
पर मैं यहाँ रहकर भी तो कर सकती हूँ ना, इतने दूर जाने की क्या जरूरत है। जरूरत क्यों नहीं है, तुम्हें वहाँ रहोगी तो तुम्हारा पूरा कंसंट्रेट पढ़ाई पर रहेगा, और अगर तुम लंदन से मेडिकल डिग्री लेती हो तो ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा है। रेहान की बात सुन समीरा कन्विंस हो गई थी, पर आकृति बोली, रेहान वो वहाँ अकेली रहेगी। कैसी बातें कर रही हो, वो वहाँ अपने घर में रहेगी, मैंने कल ही उसके लिए एक विला खरीदा है, उसमें कुछ मेड भी रहेगी जो समीरा का ध्यान रखेगी। उसकी बात सुन समीरा बोली, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब मैं हॉस्टल में भी रह सकती हूँ ना। रेहान बोला, तुम भी अपनी बहन की तरह हो साली साहिबा, पर मैं नहीं चाहता कि तुम हॉस्टल में रहो, और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। कुणाल इतना कह के जाने को हुआ तो आकृति बोली, रेहान, तो रेहान रुक गया, रेहान मुझे तुमसे बात करनी है। और आकृति समीरा के रूम से बाहर चली गई और रेहान भी उसके पीछे पीछे आ गया। कुछ ही देर में दोनों अपने कमरे में थे। रेहान को शरारत सूझी तो उसने कहा, आकृति क्या कर रही हो, अभी तो दिन ही है, हम ये सब रात में करेंगे। उसकी बात सुन आकृति गुस्से से बोली, रेहान कोई मजाक नहीं, मुझे समीरा के सेफ्टी की टेंशन है और उसकी तबीयत वो भी तो कभी कभी खराब हो जाती है, हमारे बिना वो ये सब कैसे मैनेज करेगी। ओह गॉड आकृति, मैंने सब सोच रखा है, वहाँ मैंने डॉक्टर भी अपॉइंट किए हैं जो समीरा को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। और रही बात सेफ्टी की, तो वहाँ हमेशा बॉडीगार्ड रहेंगे जो छुपकर समीरा को प्रोटेक्ट करेंगे। इस बारे में समीरा को मत बताना, वो अपनी लाइफ खुलकर नहीं जी पाएगी। जरा भी फिक्र मत करो, मैंने सब कर दिया है, कल सुबह की फ्लाइट है। क्या इतनी जल्दी? आकृति ने कहा तो रेहान ने कहा, जितनी जल्दी जाएगी उतना उसके लिए ठीक है, चलो डिनर करते हैं। फिर सभी लोग डाइनिंग टेबल पर चले गए, सबने मिलके खाना खाया और सभी अपने कमरे में आकर सो गए, पर रेहान नहीं, वो अब भी समीरा की लंदन में रहने के लिए बंदोबस्त कर रहा था। रात के 3 बजे रेहान का काम खत्म हुआ और वो अपने कमरे में गया, पर वहाँ उसे आकृति नहीं मिली। तो रेहान समीरा के रूम में गया तो उसने देखा कि आकृति समीरा को अपनी बाहों में लिए सो रही थी। फिर रेहान कुछ देर ऐसे ही सोती हुई आकृति को देखते रहा और फिर वो अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह के 8 बजे अभी लोग डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। फिर कुछ टाइम बाद सब लिविंग रूम में बैठ गए। आकृति बोली, चलो मैं तुम्हारी पैकिंग कर देती हूँ। उसकी बात सुन रेहान बोला, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर मैंने सब अरेंज कर दिया है, समीरा बेटा आप बस ज़रूरी सामान ले जाओ। फिर आकृति किचन में चली गई लंच बनाने को। वैसे तो लंच कुक बनाते थे, पर आज समीरा जाने वाली थी, इसलिए आकृति खुद अपने हाथों से लंच बनाना चाहती थी। समीरा अपने रूम में ज़रूरी चीज़ें ले रही थी, तभी उस कमरे में रेहान आया और उसे एक पैकेट देते हुए बोला, ये आपके लिए। समीरा ने उत्सुकता से पैकेट खोला तो उसने डॉक्यूमेंट थे। लंदन का विला रेहान ने आकृति के नाम पर कर दिया था और साथ में एक न्यू आईफोन था और एक कार्ड। आकृति और मयंक समीरा के रूम के अंदर आने को हुए तो उन दोनों को समीरा की आवाज़ आई, ये सब मेरे लिए है, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। तो रेहान थोड़ा गुस्सा करते हुए बोला, ये क्या बात हुई, मुझे लगा था जब तुम प्रॉपर्टी पेपर, आईफोन और कार्ड देखोगी तो खुश हो जाओगी, पर ये क्या, तुम तो ज़रा भी खुश नहीं हूँ, क्या तुमने मुझे अभी तक अपनाया नहीं है? समीरा ने कहा, नहीं जीजू मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये बहुत कॉस्टली है। रेहान ने कहा, समीरा ऐसा नहीं है, मैं इतना पैसा किसके लिए कमाता हूँ, अपनों के लिए। अब मैं कह रहा हूँ ना कि तुम ये सबको, और सुनो तुम्हारी दी को मत बताना कि वो लंदन वाला विला मैंने तुम्हारे नाम किया है, और इसके बारे में भी नहीं। इस कार्ड में अनलिमिटेड अमाउंट है, अगर तुम पूरे साल भी शॉपिंग करोगी ना तब भी ख़त्म नहीं होगा। चलो अब ये सब भी रख लो, और सुनो अगर कोई भी ज़रूरत हुई तो बस एक कॉल कर देना, दी को मत बोलना, वो तुम दोनों को हमेशा ऐसी ही अच्छी लाइफ देना चाहती थी, और देखो उनका सपना पूरा हो रहा है। चलो अब ये सब रख दो और नीचे चलो, चलने का समय हो गया है।
आकृति और मयंक जो बाहर खड़े थे वो जल्दी से नीचे की ओर बढ़ गए। वो दोनों ही नहीं चाहते थे कि रेहान और समीरा को पता चले उनकी बीच की बात। कुछ ही टाइम में रेहान और समीरा नीचे आ गए। नीचे आते ही समीरा आकृति के गले से लग गई और बोली, दी मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करूंगी। उसकी बात अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि इतने में मयंक बोला, ओ तो सिर्फ दी को, मुझे नहीं। सही है, अब तू हम गरीब आदमी को क्यों याद करेगी। समीरा बोली, भाई आप बहुत लकी है जो आपको दी के साथ रहने का मौका मिल रहा है। उसकी बात सुन मयंक जल्दी से जाकर समीरा के गले लग गया और बोला, मोटी थोड़ा कम खाना। दी देखो ना भाई अब भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। समीरा ने शिकायत भरे लहजे में कहा तो आकृति ने मयंक के कान मरोड़ते हुए कहा, अब बोल। अरे दी क्या कर रहे हो, दुख रहा है। अब नहीं बोलूंगा समीरा को मोटी, मयंक ने कहा तो समीरा ने फिर कहा, दी अच्छे से खबर लेना भाई की। मयंक समीरा को घूरने लगा। फिर तीनों एक दूसरे के गले मिले। रेहान दूर खड़ा ये सब देख रहा था। जब समीरा को रेहान कहीं दिखाई नहीं दिया तो वो पीछे मुड़ी तो पाया रेहान पीछे खड़ा उन तीनों को ही देख रहा था। समीरा रेहान के पास गई और उसके गले लग गई। रेहान ने भी उसे गले लगने दिया। समीरा ने धीरे से रेहान से कहा, जीजू एक सीक्रेट बताऊं, दी अब भी आपसे बहुत प्यार करती है और आप वादा करो कि आप दी को कभी नहीं छोड़ोगे, उनके कहने पर भी नहीं। रेहान ने सुना तो उसके फेस पर स्माइल आ गई। उसने गले लगे हुए उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, उसकी चिंता तुम मत करो साली साहिबा, मैं आकृति को कभी नहीं छोड़ने वाला। उसकी बात सुन समीरा के फेस पर भी स्माइल आ गई। फिर वो रेहान से दूर हुई और फिर आकृति के पास गई। कुछ समय बाद अब एयरपोर्ट के लिए निकल गए। एयरपोर्ट पर अनाउंसमेंट होते ही समीरा सबके गले लगी और चली गई। आकृति के आंखों में आंसू थे। रेहान ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, तुम भी तो यही चाहती थी ना। आकृति ने उदासी भरी आवाज में कहा, हाँ मैं चाहती हूँ। कुछ देर में सभी घर के लिए निकल गए। आकृति ने आज छुट्टी ली थी और मयंक को कॉलेज जाना था, इसलिए रेहान ने रेहान को कॉलेज छोड़ा और आकृति को घर छोड़ा। रेहान ऑफिस के लिए चला गया। आकृति घर आई और सीधा अपने रूम में चली गई। वो काफी थक गई थी। वो जैसे ही बेड पर लेटी और लेटते ही उसको नींद लग गई। मयंक अपने बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गया था तो वो आज वहीं रुकने वाला था। रेहान को ऑफिस में बहुत काम था इसलिए वो आज थोड़ा लेट होने वाला था। आकृति सोई हुई थी तभी उसका फ़ोन बजने लगा। फ़ोन अहाना का था। आकृति ने बगैर नंबर देखे कॉल अटेंड कर लिया। हेलो कौन है, आकृति के इतना कहते ही दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो आकृति, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जल्दी फिनिक्स पब आ, तुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट बताना है। आकृति ने लास्ट बात सुनी। कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। जब आकृति ने वापस कॉल किया तो कॉल स्विच ऑफ आने लगा। आकृति ने अहाना के मुंह से लास्ट लाइन सुनी थी। उसे लगा कि अहाना खतरे में है। आकृति जल्दी से नीचे आई और पार्किंग में जाकर एक कार में बैठकर पब की ओर दौड़ा दी। उसे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। उसकी कार हवा से बातें कर रही थी। रास्ते में ज्यादा कार नहीं थी क्योंकि फिनिक्स पब थोड़ा आउटसाइड था। आकृति अपनी कार काफी तेज भगा रही थी। तभी एक BMW कार से टकरा गई। कार जो चला रहा था उस आदमी ने शायद ड्रिंक की थी, जिस वजह से वो कार चलाते हुए उसका बैलेंस बिगड़ा और वो आकृति की कार से टकरा गया। जल्दबाजी में कार चलाने की वजह से आकृति ने सीट बेल्ट नहीं लगाया था। कार को अचानक टक्कर लगने से आकृति का सिर स्टीयरिंग व्हील से टकरा गया। आकृति बहुत ज्यादा डर गई थी और उसके सिर से खून निकलने लगा और उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, रेहान। वहीं रेहान जो ऑफिस में बैठा एक फाइल चेक कर रहा था, अचानक से उसको बहुत अजीब सा फील होने लगा। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाल और आकृति को फ़ोन लगा दिया। काफ़ी देर तक फ़ोन बजता रहा पर किसी ने कॉल नहीं उठाया। रेहान ने 2 से 3 बार कॉल ट्राई किया पर आकृति ने कॉल नहीं उठाया।
रेहान को अब काफी घबराहट हो रही थी। फिर उसने घर की लैंडलाइन पर कॉल किया तो कॉल एक मेड ने उठाया। हेलो कौन? रेहान ने कहा। आकृति कहाँ है? उस मेड ने कहा, सर मैम तो अभी कुछ देर पहले ही कार लेकर निकली है, काफी जल्दबाजी में घर से निकली थी। रेहान ने गुस्से में कहा, तुम लोगों को मैंने उसका ध्यान रखने को कहा था ना। इतना कह के रेहान ने गुस्से में फोन रख दिया। उसने अपने फोन से राघव को कॉल किया और अपने केबिन में बुलाया। राघव, अभी के अभी पता करो कि आकृति कहाँ है, घर की कार से गई है, नंबर ट्रेस करो कि आकृति कहाँ है। राघव ने बस ओक बॉस इतना कहकर वो बाहर निकल गया। लगभग 10 मिनट बाद राघव रेहान के केबिन में आया और बोला, सर मैम की कार ट्रेस हो गई है। रेहान ने कहा, जल्दी कार निकलो। यस सर। कुछ ही देर में रेहान आकृति के एक्सीडेंट वाले सपोर्ट पर पहुंच गया। जब उसने वहां का माहौल देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहां एक कार की हालत बहुत खराब थी और ये कार आकृति ही ड्राइव कर रही थी। गाड़ी को काफी जोर से हिट किया था। समझना बहुत आसान था कि जो ड्राइविंग कर रहा था उसे काफी चोट आई होगी, पर उसे आकृति कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसने गुस्से में, राघव पता करो कि आकृति कहाँ है, मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए, तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट है। रेहान को बात सुन राघव ने तुरंत अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और अपने फोन से कॉल करके सभी आदमियों को हॉस्पिटल में चेक करने को बोल दिया। हॉस्पिटल में एक लड़का एक लड़की को गोद में लिए हॉस्पिटल में आया। उस लड़की के माथे से काफी खून निकल चुका था और वो बेहोश हो गई थी। डॉक्टर, डॉक्टर इडियट, डॉक्टर कहाँ है? वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। तभी वहां एक 45 साल के डॉक्टर आए और उन्होंने अपने सामने खड़े लड़के को देखा तो वो डर से बोले, मिस्टर सिंघानिया आप? उस लड़के ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इस लड़की को देखो, इसके सिर से खून आ रहा है और वो बेहोश हो गई है, इसका ट्रीटमेंट कराओ। अगर इस लड़की को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारा ये हॉस्पिटल जलाकर राख कर दूंगा। डॉक्टर ने जब सुना तो उसने कहा, नहीं नहीं मिस्टर सिंघानिया, आप इन्हें स्ट्रेचर पर लेटा दीजिए, मैं चेक करता हूँ। डॉक्टर ने और डॉक्टर को बुलाया और ऑपरेशन रूम में ले गए। डॉक्टर ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, उन्हें हम ठीक कर देंगे। फिर डॉक्टर ऑपरेशन रूम में चले गए। तभी उस लड़के को कॉल आया। उसने जब कॉल पर दूसरे इंसान की बात सुनी तो वो जल्दी से बाहर की ओर बढ़ गया। वहीं जैसे ही वो लड़का बाहर बढ़ा, किसी लड़के से टकरा गया। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली, फिर वो लड़का बाहर की ओर चला गया। वहीं रेहान ने इस लड़के पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी राघव आया और बोला, वो आकृति मैम इसी हॉस्पिटल में है, अभी उनका इलाज हो रहा है। रेहान ने जब सुना तो वो ऑपरेशन रूम की ओर बढ़ गया और बाहर खड़ा होकर ऑपरेशन रूम की लाइट को देखने लगा। लगभग 1 घंटे बाद डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर निकले। जब रेहान ने देखा तो वो डॉक्टर के पास गया और कहा, डॉक्टर आकृति कैसी है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? डॉक्टर ने हैरानी से कहा, मिस्टर आहूजा आप? रेहान ने गुस्से में कहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कृतिका कैसी है और आपको मेरे नाम की पड़ी है, क्या आप चाहते हैं कि मैंने आप ये हॉस्पिटल बंद कर दी? रेहान की बात सुन डॉक्टर का चेहरा पीला पड़ गया और पड़ता भी क्यों नहीं, रेहान आहूजा जो चाहे वो कर सकता था। आखिर वो इतना सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो था, वो रातों रात किसी को भी तबाह करने की हिम्मत रखता था। वो अभी ठीक है, हमने स्टिचेस लगा दी है, कल सुबह तक उन्हें होश आ जाएगा। डॉक्टर की बात सुन रेहान ने राहत की सांस ली और राघव से कहा, यहाँ को फॉर्मेलिटी कंप्लीट करो, मैं आकृति को घर ले जा रहा हूँ। राघव ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और वहां से चला गया। डॉक्टर रेहान को नहीं रोक सकते थे क्योंकि उन्हें पता था कि रेहान डॉक्टर है और वो आकृति का ध्यान रख सकता है, तो उसने भी कुछ नहीं कहा और आकृति को ले जाने दिया। कुछ ही देर में रेहान ने आकृति को अपनी गोद में उठाकर बाहर निकल गया और फिर थोड़े ही समय में दोनों कुनाल के शहर के बाहर एक विला में पहुंच गए।
वहीं दूसरी ओर महल जैसे घर में एक 5 साल की लड़की जिसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। सभी मैड्स बार बार दरवाजा खटखटा रही थी पर वो लड़की दरवाजा नहीं खोल रही थी। तभी वहां पर एक लड़का आया और उसने दरवाजे के पास से सारी मैड्स को हटने को कहा और कहा, सांची बेबी प्लीज ओपन द डोर। सांची ने जब सुना तो उसने कहा, डैड हमने आपसे कहा था कि हम हमारी मोम चाहिए पर आप है कि हमारी बात मानते ही नहीं। अब जब तक आप हम मोम नहीं देंगे हम ना ही कुछ पिएंगे और ना ही कुछ खाएंगे। एक मेड बोली, मिस्टर सिंघानिया इनकी दवाई का भी टाइम हो गया है, अगर इन्होंने टाइम पर दवाई नहीं ली तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उस मेड की बात सुन उस लड़के ने कहा, बेबी मोम मिल गई है, पापा जल्द से जल्द आपको मोम से मिलान लेकर चलेंगे। प्लीज बेबी डोर खोलो। अगर मोम को पता चला कि आप ऐसे सबको परेशान कर रहे हो तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगी। उस बच्ची ने जल्दी से डोर खोल दिया और उस लड़के के गले लगते हुए बोली, नो डैड मैं खाना भी खाऊंगी और दवाई भी, बस आप मेरी मोम को जल्दी ले आओ। इतना कहकर वो बच्ची उस लड़के के गले लग गई। फिर उस लड़के ने उसे अपने हाथ से खाना खिलाया और फिर दवाई देकर उसके बेड पर उसे सुला दिया। उस बच्ची को सुलाने के बाद वो लड़का जैसे ही बाहर आया, बाहर एक 60 साल का बुजुर्ग आदमी मिला। उसने कहा, आदित्य तुमने सांची को बोल तो दिया पर तुम भी जानते हो कि हम नहीं पता कि उसकी मोम जिंदा भी है या नहीं। आदित्य बोला, इन्फॉर्मेशन सही थी, शायद मुझे अक्षरा मिल गई है। मैं नहीं जानता कि वो कौन है पर मुझे उसे देख लगा कि जैसे वो अक्षरा है। वो बुजुर्ग आदमी बोले, क्या सच में? जी दादाजी, आज उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था तो मैंने उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया है, कल सांची को लेकर जाऊंगा। फिर कुछ देर और बात करके वो बुजुर्ग अपने कमरे में चले गए। वहीं आदित्य भी अपने रूम में आ गया। जब आदित्य अपने रूम में आया तो उसके अंदर आते ही उसने अपने सामने लगी अक्षरा की तस्वीर देखी और बोला, 2 सालों से ढूंढ रहा हूँ, अब जाकर मिली हो पर तुम ही हो ये भी कंफर्म करना है। अगर मुझे पता चला कि ये तुम हो तो मैं तुम्हें अब खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी बेटी और मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, प्लीज लौट आओ अक्षरा। आदित्य ऐसे ही 1 घंटा वहीं खड़ा होकर फोटो को निहारने लगा। उसे अक्षरा की आखिरी मुलाकात याद आ गई जब अक्षरा इंडिया आने के लिए निकली थी। अरे आदित्य, तुम सांची जैसे क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ना कि मैं जल्द ही लौट आऊंगी। फिर उसने अचानक ने चिल्लाया, अक्षरा क्या मोड़ लेगी कहानी जब इसमें होगी आदित्य सिंघानिया की एंट्री? क्या रेहान आकृति को खो देगा? आखिर आदित्य ने ऐसा क्यों कहा कि उसे अक्षरा मिल गई है? कहाँ है अक्षरा और क्यों आई थी वो इंडिया? इन सारे सवालों के जवाब मिल गए अगले एपिसोड में। कहानी में आया नया ट्विस्ट आपको कैसा लगा प्लीज बताएं। गाइज, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।